और बोलना भी चाहिए। अपन भी तो सबका जयकारा बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? अपन कोई जाति देख के देवता का जयकारा लगाते हैं क्या? क्यों? देवता की जाति क्या थी 500 साल पहले? अपना समाज तो इतना सीधा समाज है कि चाहे लोग देवता किसी भी जाति में पैदा हुए, सबसे ज्यादा जाट समाज, जितने भी पंथ बने, जब भी कोई धर्म आया, पंथ आया, सबसे ज्यादा जाट समाज के अनुयायी बने। चाहे जम्बेश्वर भगवान आए तो 99.99 विष्णु बने, वो सारे जाट थे देश और प्रदेश के। जसनाथ जी महाराज के सिद्ध जी बैठे मेरे साथ ही, जिनका बेटा आईपीएस बना है, उनको बधाई दूंगा। उनके पिताजी को, सुनील के पिताजी को, सिद्ध जो योग लेकर आए जसनाथ जी वर्ल्ड के अंदर, वो भी उनके अनुयायी 99.99 जाट ही बने। सरदार जो देश के लिए उस समय की व्यवस्था के अंदर खालसा पंथ की स्थापना से लेके देश की आजादी के अंदर सबसे बड़ा योगदान देने वाली जो सिख कौम है, उसमें भी सबसे ज्यादा लड़ाके और मजबूत जो जड़ सिख है वो जाट ही बने। देश की सीमाएं जिनसे सुरक्षित है। भाइयों, हम कभी इस तरह की भावना नहीं रखते और दूसरे लोगों को भी मैं संदेश दूंगा, इस तरह की भावनाएं बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। जहां भी तेजाजी महाराज के मंदिर राजस्थान में बन रहे हैं, वहां दूसरी जातियों को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि तेजाजी महाराज 1000 साल पहले वे थे। जो भारतीय जनता पार्टी गाय के नाम से सत्ता में आई है, उसमें बीजेपी नहीं थी, फिर भी तेजाजी गायों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और ये वचन के इतने पक्के थे कि गुजरी की गायें बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। तो इतने परोपकारी जो हमारे जिन्होंने बलिदान दिया, इस समाज के अंदर गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वीर तेजाजी महाराज जब 1000 साल पहले लड़ रहे थे, उस वक्त तो जड़ सिख, सिद्ध, विष्णोई सारे 1000 साल पहले जाट थे कि नहीं थे? तो तेजाजी महाराज तो सबके देवता, वो सारे मानते हैं उनको। और गुजरी की गायों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। भाइयों, एक जो चलता है कुल युद्ध सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये भगवान श्री राम के लिए कहा गया। लेकिन तेजाजी महाराज ने कहा कि मैं वचन का पक्का हूं, मैंने वचन दे दिया, इसलिए मैं बलिदान दूंगा। वचन के पक्के बहुत कम लोग होते हैं। आजकल के लोगों को तो आप देखो, दिन में 3 बार पार्टी बदल जाए। हमारे नागौर में तो ऐसा परिवार है तो 48 घंटे में 3 पार्टी बदल गया, फिर भी लोग उनको वोट देते जा रहे हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं इस प्रदेश के अंदर। और ये तेजाजी महाराज के भोपा जी बैठे हैं, इनको पूछ लो 2006, 7, 5, 4 में मेला किधर पड़ता था। ये 2007-8 के बाद राजस्थान की विधानसभा के अंदर सबसे पहले वीर तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ शुरुआत करी। और देखते ही देखते तेजाजी की इतनी बड़ी कृपा हुई कि आज उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, भरतपुर और देश के तमाम बड़े राज्य जहां हमारे समाज की संख्या कम, तेजाजी महाराज को पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और इन इलाकों के अंदर गुजर, धाकड़, मीणा तमाम जातियां मानती थी। चबूतरा गांव के अंदर आज भी बड़े चबूतरे बने हुए हैं। लेकिन 2007-8 के बाद वीर तेजाजी महाराज के 5000 मंदिर देश के अंदर बन गए, जिसमें एक आगे जोड़ लो हिमतासर का मंदिर भी। अपने यहां बेंगलोर, मद्रास में 2-2, 3-3 हम अपने वाले क्या ज्यादा पहुंच जाते हैं जिस शहर में, तो वे धड़ेबंदी करते हैं। ये बीकानेर है, ये नागौर है, ये झुंझुनू है, ये जो आदत होती जाटों की, जहां भी जाते हैं वो जिस शहर में जाएंगे उसको भी गांव की लड़ाई बनाना चाहेंगे। वहां भी मोहल्ले के अंदर तो 2-2, 3-3 मंदिर चालू कर दिए। मैं जाता हूँ, मैंने सूरत के अंदर समझौता कराया, बड़ी 3-4 जाट महासभाएं बना रही थी। मैंने कहा क्या कर रहे हो आप लोग, यहाँ कोई राजस्थान थोड़ी है। सूरत में तो पटेल मजबूत है, वहां गुजरात के अंदर, यहाँ तो पटेलों का सहयोग करो और एक जगह रहो सारे सारे। लेकिन कहीं न कहीं अपने लोग टकराव कर लेते हैं। और ठीक है, मंदिर 2-2, 3-3 बन गए। मुंबई के अंदर में गया, तमाम जगह मुंबई के अंदर लोग कह रहे हैं साहब अब मंदिर हम बनाएंगे तेजाजी महाराज का। दिल्ली के अंदर, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर वीर तेजाजी महाराज कलयुग के अंदर
और जिसपे तेजा जी की कृपा है उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाया। मेरे ऊपर जोटवाड़ा के अंदर 10,000 लोगों ने हमला किया था। कितने? 10,000। और 1 सेकंड के अंदर अगर गाड़ी आगे पीछे नहीं होती तो हो सकता है कि हनुमान बेनीवाला आपके बीच में नहीं होता। लेकिन तेजा 10 में थी, तेजा जी की कृपा थी, एक गाड़ी थी, 4 जने थे, बाल बांका नहीं हुआ। और हमला करने वाले कहां चले गए और कहां नहीं गए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। तो मतलब वसुंधरा मुख्यमंत्री थी, वसुंधरा बार बार पूछे देखो क्या हुआ, हमला पूरा कामयाब हुआ कि नहीं हुआ? बोले नहीं हुआ मैडम, गड़बड़ हो गया मामला। तो मैडम की गड़बड़ हो गई, 7 समंदर पार चली गई भाई। ये तेजा जी महाराज का आशीर्वाद जिसको मिला वो आगे बढ़ रहा है। और अपने समाज के लोग जो सिर्फ तेजा जी महाराज का जयकारा झूठ मूठ के लिए, वोट के लिए लगाते हैं, उनको भी आशीर्वाद समय समय पर उल्टा आशीर्वाद मिलता जा रहा है। देख लो राजस्थान और देश के अंदर कितना नहीं मिलता। मैं तो लोकसभा के अंदर जब मैंने जयकारा लगाया तेजा जी महाराज का, तो मोदी एनडीए में गया चुन के, तो नरेंद्र मोदी ने कहा हु इज तेजा जी, उसको मैंने खरनाल में नाक रगड़वाई, ये है तेजा। तो भोपा जी बेटा, भोपा जी को पूछो, मंदिर बना थोड़ी पूरा, और छोटे बोले ही रगड़ लूंगा नाक, वोट चाहिए मुझे। और वोट के लिए नेता अक्सर कुछ भी कर लेते हैं, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर वोट की ताकत होती है। बिना विधायक अगर राजस्थान में कोई लड़ाई लड़ रहा है, जो जान हथेली पे लेकर चल रहा है, जो भजन लाल को चुनौती दे रहा है, अपने जवान, छात्र, किसान, सर्व समाज की लड़ाई लड़ रहा है, वो आपका भाई लड़ाई लड़ रहा है। ऐसी लड़ाई इस राजस्थान ही नहीं, इस देश के अंदर बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हुई, उनके बाप दादा मुख्यमंत्री थे, मेरे पिताजी मुख्यमंत्री नहीं थे, वो विधायक थे। लेकिन एक किसान का बेटा, विधायक का बेटा, जिसकी फोटो से बहुत से लोग विधायक बन गए, जिसकी गाड़ी के आसपास घूमने वाले जयचंद चाहे धोखा देके गए होंगे, लेकिन उनका इतिहास पता है कि वो 20 साल 25-30 साल पहले क्या करते थे। लेकिन हनुमान बेनीवाल के 5 महीने के इतना सीख गए कि विधायक बन गए, धोखा देके जाने वाले सांसद बन गए, और अनपढ़ महिलाएं राजस्थान की विधानसभा के अंदर चली गई, जो हनुमान बेनीवाल को अपना भाई मानती है और तेजा जी महाराज का जयकारा लगाती है। तो प्रयास किया राजस्थान के अंदर। मेरे लोग अगर सब हरियाणा, यूपी, दिल्ली, तो भैया उनके तो राजनीतिक घराने थे, किसी के तो दादाजी प्रधानमंत्री थे, किसी के मुख्यमंत्री थे, कोई पूर्व प्रधानमंत्री का परिवार है। मैं तो क्या हो गया, क्या हुआ? और नाचने वालों को बोलो, क्या बोलो? मुझे लग रहा है मेरे सामने कोई नाचने वाला खड़ा होगा उस दिन मुझे भी हरा दोगे तुम, मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोग हैं? अरे क्यों बोल रहे हो, क्या है तकलीफ? छोड़ दूंगा माइक, अभी चल दूंगा, फिर भाई जी करते रहना। तो बकवास बोर्ड तो डालते नहीं, बातें करते फालतू। तो चलिए खड़े हैं भाई जी, एक ही तो खड़े हैं, कहाँ भाई जी? राजस्थान में बचा क्या भाई जी? एक है, लोग कह रहे हैं हनुमान जी को हमने कमजोर कर दिया, हरा दिया। कहाँ हरा दिया? मैं तो हूं ना एमपी, 29 तक एमपी हूं, और जब खड़ा होता हूं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तकलीफ में पड़ते हैं, ये क्या बोलेगा, क्या कह रहा है, ध्यान रखो अमित भाई क्या कह रहा है। मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं है, मैं पूरा जीवन आपके लिए त्याग समर्पित किया। मैं दिल्ली जब चुन के गया था, दिल्ली जब चुन के गया तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अरे भाइयों चुपचाप सुन लो ना, क्यों कर रहे हो फालतू? खड़े रहने दो इनको, क्या तकलीफ है? तो फिर कहां से आएगा? ये नहीं खड़े रहेंगे तो लाइव नहीं चलेगा ना। जब मैं दिल्ली चुन के गया 19 के अंदर, तब हरियाणा, यूपी, पंजाब, दिल्ली के लोग कहते थे कि राजस्थान के लोग लड़ाके कम हैं, राजस्थान के लोगों का माइंड सेट है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, वोट डालते हैं, आदत है उनकी वोट डालने। मैंने कहा मैं कुछ कर दिखाऊंगा। बोला आप क्या कर दिखाओगे? आप तो मोदी के साथ जीत के आए हो। किसान आंदोलन हुआ देश के अंदर, किसान आंदोलन कहाँ का था? पंजाब के किसानों का। पंजाब के जट सिंह हमारे भाई आंदोलन कर रहे थे तीनों मोदी के कृषि बिलों के खिलाफ। उनके साथ कौन आया देश के अंदर? आप ये बात जानने की आवश्यकता है। उनके साथ आए हरियाणा के जाट, दिल्ली के जाट। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसान को उनके अंदर तो बहुत सी जातियां हैं, लेकिन मोदी से लड़ने के लिए उस समय
किस तरह हम लड़ाई लड़ रहे थे और क्यों मोदी के मन में हमारे प्रति तकलीफ है, वो आप सुनो अच्छी तरीके से। फिर आया आपका यूपी का जाट, लेकिन नेता कोई नहीं आया। जब नेता नहीं आया, हमारे समाज के 20-22 MP, यूपी, हरियाणा, दिल्ली के जाट समाज के लोगों ने कहा कि हनुमान जी आप मोदी का साथ छोड़ो। पंजाब के अकालियों से हमारी बात हो गई। अच्छा, अकाली तो क्यों नहीं छोड़े सत्ता, उनके तो मुख्यमंत्री रहे हुए परिवार में मंत्री थे, 50 साल का राज था। मुझे तो पहली बार मौका मिला था वहां पर राज के अंदर बैठने का। तो मैंने कहा मेरे से क्या चाहते हो आप? उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि चौधरी चरण सिंह जी, देवीलाल जी, सर छोटू राम जी, जिन्होंने समाज का नाम रोशन किया, इसमें कोई दो राय नहीं, ये हमारे लिए पूजनीय है। बड़ी लड़ाई इन लोगों ने लड़ी कि साहब हमने हमेशा इस देश के किसान का भला किया, समाज को आगे लेकर आए। हमारे नेताओं की जंग लग गई और एक ही आदमी इस किसान आंदोलन को और गति दे सकता है, ऊर्जा दे सकता है, नरेंद्र मोदी को कमजोर कर सकता है नौजवानों के अंदर, वो हनुमान बेनीवाल है। मैंने कहा मेरे सत्ता छोड़ने से अगर मेरी कौम का सम्मान बढ़ता है, किसान का सम्मान बढ़ता है, तो हनुमान बेनीवाल ने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और शाहजहांपुर का वो बॉर्डर जाम किया जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन में भी जाम नहीं हुआ था। दूसरा, जब सेना को ठेके पे दिया तब एक व्यक्ति झंडे के साथ आंदोलन कर रहा था। मेरे भाइयों के लिए मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, चाहे लड़ते लड़ते अकेला ही बच जाऊं, लेकिन लड़ाई छोड़ के नहीं भागूंगा। और इसीलिए सूरजमल जी का जयकारा सबसे ज्यादा हनुमान बेनीवाल लगाता है और प्रयास करता है। पानीपत की जब मूवी आई थी उसमें महाराजा सूरजमल जी का जो गलत चित्रण किया, मैंने पोस्टर जलाए लोकसभा के अंदर, मैंने कहा चलने नहीं दूंगा पार्लियामेंट, और सारे तथ्य हटवा दिए 1 सेकंड के अंदर कि जो हम चाहेंगे उसी तरह की मूवी देश के अंदर चलेगी। भाइयों, मेरा कोई आज का संघर्ष नहीं, कॉलेज विश्वविद्यालय के जमाने से जो भी किसान का बेटा मेरे पास आया, खाली हाथ नहीं गया। मैंने ये नहीं पूछा कि तेरी परसेंटेज कितनी है, एडमिशन कराना है, हाँ ला दे दे कागज, फोटो कॉपी दे दे, हो जाएगा। तो मुझे जेल में डलाने के लिए उस दौर के अंदर कितने कितने विधायकों ने प्रयास किया, 97-98 का दौर था, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं आई। मैं चाहता था कि हमारे बच्चे राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर मजबूत रहे, और ये परिणाम आया। हमारा जो संघर्ष था उसी के कारण राजस्थान विश्वविद्यालय में हमारे बाद 8-8, 10-10 किसान के बेटे अध्यक्ष बने, अध्यक्ष यादव भी बने, अध्यक्ष मीणा भी बने, और शेड्यूल कास्ट के भी बने, और 5 जाट अध्यक्ष बने राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। वो हमारे दौर की शुरुआत थी, एक लाइन खोल दी थी और ग्रामीण छात्रों को आरक्षण की व्यवस्था कराई थी। भाइयों, ऐसे ऐसे काम किए जो कोई कर नहीं सकता। जब दिल्ली के अंदर देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए इंतजार कर रही थी कि देश का कौन सा भाई इन बहनों की रखवाली के लिए आएगा, राजस्थान की पहलवान बेटियां नहीं थी, सारी हरियाणा की थी। उन बहनों को न्याय दिलाने उस बाहुबली को टक्कर अगर किसी ने दी तो नागौर के सांसद ने उसे ललकारा, बाहुबली आप नहीं हो, हम उस कौम से आते हैं, इसमें सबसे ज्यादा बाहुबली हुए वर्ल्ड के अंदर। और भाइयों, उसकी लोकसभा छुट्टी करा दी और उन बहनों को न्याय दिलाया। आप मुझे बताएं, जब राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे को लेकर सत्ता के अंदर आई कि कांग्रेस सरकार में एसआई भर्ती, आरपीसी पुनर्गठन और पेपर लीक की घटनाएं हुई थी, हम सरकार में आएंगे, ये भजनलाल खुद कहता था कि मेरे पे पानी की बौछार करो, मेरी फोटो आ जाएगी, और अखबार में भजनलाल जी विरोध कर रहे, फला कर रहे। लेकिन सरकार के अंदर आने के बाद एसआई भर्ती में सरकार मुकर गई। एक व्यक्ति आपके लड़ाई लड़ रहा था और उसने कहा था कि अंतिम दम तक लड़ूंगा, मेरे छोटे भाइयों को निराश नहीं होने दूंगा, और इन फर्जी 600 थानेदारों को राजस्थान में लूट नहीं मचाने दूंगा। और आपकी जीत कराई और 600 थानेदारों को उनको घर बिठाया, और 600 मेरे परमानेंट खिलाफ हो गए कि नहीं हो गए? गलती से भी अगर इधर उधर पेपर सेट करके वापिस आ गए तो मेरा तो बहुत पीछा करेंगे राजस्थान में। यही था प्रतिनिधित्व कराने वाला, यही था प्रतिनिधित्व। कैसी कैसी गालियां तेरी लड़कियां, बताओ सब इंस्पेक्टर कि इसका ये करो, इसका वो करो, ये मरे। लेकिन मुझे आपके लिए लड़ना है। मैं नहीं कहता हूँ कि 800 का 800 फर्जी थे, लेकिन 800 में से अगर 600 फर्जी थे तो बचा क्या है? कोई दिक्कत, 200 और तकलीफ पालेंगे। और सारे कौन से थानेदार बन रहे हैं, सारे कौन से राजनीति में MP मंत्री बन रहे हैं, MLA मंत्री बने। ये हमारे शिवलाल जी कब से संघर्ष करें, गोदावरी जी बैठे, बताओ MLA बने तो नहीं अभी तक।
इनके बाद कोई आए बन गए, अभी वेट करते रह जाएंगे। मैं इनको कह रहा हूं कि आप कूदो, इधर आ जाओ। उधर कांग्रेस में तो लंबी लाइन है, कब नंबर आएगा शिवलाल जी आपका? अभी हमारे यहाँ पे वैकेंसी है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि 1 साल बाद वैकेंसी फुल हो जाए और फिर आपको तो कहते अभी वेट करना पड़ेगा, अभी रुको थोड़ा सा। और मैं जहां बैठा हूं वहां आप ये चिंता मत करो, कभी मेरे दरवाजे पे भारतीय जनता पार्टी आती है और कभी कांग्रेस आती है, हमारा खाता खुलवाओ। और मुझे धोखा भी देती है, मैं खाता भी खुलवाता हूं और उन बेचारों के साथ खड़ा भी रहता हूं। इनकी पार्टी के साथ मैं खड़ा रहता हूं हर समय, क्योंकि मैं विपक्ष के अंदर हूं। मैं चाहता तो कभी की सांठ-गांठ करके मेरी सरकार के अंदर छोटी मोटी काम कर लेता, लेकिन मैं चाहता हूं कि बेचारे वो लोग, मेरे समाज के वो लोग जो लड़ नहीं सकते, वो मेरा नाम लेके भजन लाल के पास जाते हैं, मुझे खूब गालियां देते हैं और समाज के कोटा उनका कहीं कि उनका नंबर आ जाता है। और यार हनुमान को सेट करना है कि 2-3 जाटों को तो बनाना ही पड़ेगा, देखो पकड़ पकड़ ले आते हैं, इधर से लाके डाल देते हैं। वो जो अपने नहीं होते खेत में, क्या बोलते हैं उनको, जो रखवाल अड़वे, क्या, हाँ, वाह वाह, छुटनी करके लाते हैं। ऐसा ले आओ जो जाति का जाट हो और बोल नहीं पाए, जैसे अपना धनखड़ था, बोला था क्या, चू करी क्या उसने, मैं तो वोट दिया था उसको, सामने था, फिर भी वोट इसे क्या, वो समाज से आता है। मैंने खूब विरोध किया, गांव तक आ गया था हेलीकॉप्टर लेके, मैं हनुमान को मिटा दूंगा। मिटा दिया क्या मेरे को, मिटा दिया क्या, मतलब पता ही नहीं चला कहां गया। अरे भैया नहीं मिटा सकता मेरे को मिटाने के लोग पता नहीं, लेकिन हाँ ये बात है कि अगर मैं सत्ता के अंदर आ जाऊं और मैं चाहूं कि मैं 10-5 को मिटाऊंगा तो मैं 24 घंटे के अंदर मिटा सकता हूं, लेकिन मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं दयालु प्रवृत्ति का हूं। इस राजस्थान में तमाम मेरे समाज के घरानों का जब तकलीफ के दौर के अंदर थे, बेचारों की कोई नहीं सुन रहा था। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करता, घर पे कैमरा लगा के नहीं करता, कोई आ रहा पैर पकड़ रहा, मैं आपको लाइव टेलीकास्ट कराऊंगा। जब जो कह दिया वो करता हूं। और दया इमोशन मन के अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत दयालु हूं मैं। लोग कितनी गाली दे, कितना ही कर, लगता है वो दुख के अंदर आ गया, इसकी मदद कर दो, सबकी मदद कर दी। 18 के अंदर मेरे समाज के तमाम नेताओं की, और एक बच गया था उसकी 23 में कर दी। लूणकंड से लेके चले जाओ भरतपुर तक, आपको सब पता लग जाएगा। अब भरतपुर की रैली है 22 तारीख को। ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि ओबीसी आरक्षण भरतपुर, धौलपुर और डीग के जाटों को राजस्थान के अंदर मिला। दिल्ली के अंदर हम इनको आरक्षण दिलाएंगे। भरतपुर, धौलपुर को छोड़ के हम सबको दिल्ली में आरक्षण है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश के जाटों को वहां विधानसभाओं में आरक्षण है, लेकिन दिल्ली सरकार की सेवाओं में आरक्षण नहीं। यह आरक्षण आंदोलन लंबा चल रहा, लंबे समय से। और आरक्षण संघर्ष समिति ने कहा 21 तारीख उन्होंने रखी, हनुमान जी आप आओ आरक्षण के इस आंदोलन के अंदर। आप भरतपुर, धौलपुर, डीग के जाटों को आरक्षण के बाद विधानसभा में करते थे, लोकसभा में रोज मामला उठाते हैं। और निश्चित रूप से हमारे बच्चे में विश्वविद्यालय की राजनीति के अंदर सबसे ज्यादा बड़े जो भरतपुर, मथुरा के लोग मेरे साथ थे, आपके धौलपुर के बच्चे साथ थे, तो मेरा बहुत बड़ा जुड़ाव, लगाव उन इलाकों से रहा। और क्योंकि महाराजा सूरजमल जिन्होंने सबसे ज्यादा 80 लड़ाई लड़ी और एक भी लड़ाई नहीं हारे, ब्राह्मण की बच्ची को वापस लेने के लिए भी लड़ाई लड़ी और उसको वापस आए, इसलिए सूरजमल जैसा वीर धरती पर नहीं हुआ, लेकिन उनको सम्मान नहीं मिला देश के अंदर। देश के प्रत्येक महानगर में उनकी मूर्ति होनी चाहिए। एक भरतपुर का किला था जो अजय, जिसको कोई जीत नहीं पाया, लोहागढ़ का दुर्ग जहां अंग्रेज भी नहीं आ पाए, और भरतपुर वाले यूं चलते थे ऐसे, और लोग लड़ते थे इधर लड़े, वो चलते थे यूं, और अपन चलते थे यूं और यूं, मतलब ज्यादा तो सामान अपने पास था। लेकिन इतिहास लिखने वाले चाटुकार दूसरे थे, आपको नहीं लिखा। अब मैं इतिहास में ज्यादा नहीं जाऊंगा, नहीं तो फालतू में कई लोग पीछे पड़ जाएंगे मेरे। अभी इतिहास को मैं रोक देता हूं, एक बार दूसरी बातें करूंगा। तो महाराजा सूरजमल जी के वंशज भरतपुर के हमारे भाई, उन्होंने कहा हनुमान जी हम आरक्षण आंदोलन कर रहे हैं, 21 तारीख को आना है। मैंने कहा बिल्कुल आऊंगा मैं, इसमें सब लोगों को बुलाओ, जितनी पार्टियां जो आपके साथ थे, जाट संघर्ष समिति बनी है, डीग, भरतपुर, धौलपुर की, उसमें हनुमान बेनीवाल भी आएगा और पूरी ताकत के साथ आएगा। आवश्यकता पड़े तो दिल्ली की ओर कूच करेंगे। उसके बाद नीट का एग्जाम आ गया,
बच्चों का 21 तारीख बदलो। बच्चों की बात का ध्यान रखते हुए 21 की 22 तारीख हमने कर दी। 22 तारीख को उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया भरतपुर का। मैं भरतपुर जाऊंगा और मेरे उन सब भाइयों को आरक्षण दिलाऊंगा। कई लोग कह रहे हैं हम आरक्षण दिला रहे हैं, हमारी भजनलाल से बात होगी। एक काम करो, भजनलाल से कल मोदी से बात करके चिट्ठी मंगवा लो, हम 22 की रैली नहीं करेंगे। ठीक बात है, अभी 21 तक मंगा लो, 21 की रात को 12 बजे तक। हमें रैली करने का शौक नहीं है और कोई गलतफहमी में नहीं रहे। हनुमान बेनीवाल ने इस राजस्थान में 5-5 लाख लोगों की रैली करी है। मेरी भीड़ का रिकॉर्ड अभी तो मुझे कोई दिख नहीं रहा जो 10 साल तक तोड़ेगा। बाद का तो मैं नहीं कह सकता, 10 साल बाद अवतार भी हो सकते हैं। 5-5 लाख की संख्या, वसुंधरा को चुनौती, हुंकार रैलियां, बिजली माफ कराई 5 हॉर्स पावर की, स्टेट हाईवे टोल मुक्त कराए, 50,000 का कर्जा माफ और 50,000 नौकरियां, और लाल बत्ती लगा के घुमा था राजस्थान के अंदर। वसुंधरा बत्ती नहीं उतार पाई, मेरी ध्यान है आपको। और अगर भजनलाल में हिम्मत है ना, भजनलाल में हिम्मत है तो हनुमान बेनीवाल की तरफ बढ़े। मेरे छोटे भाइयों को जिस तरह झूठे मुकदमों में, जिस तरह जाटली की गाड़ी जा रही है, जिस तरह कोई न्याय योद्धा का पोस्टर है, उनका चालान राजस्थान की पुलिस कर रही है। सुन लो ध्यान से, गलती से भी अगर सरकार के इर्द गिर्द आ गया, उन तमाम अधिकारियों का प्रमोशन वापिस हो जाएगा और वो घर चले जाएंगे। अगर मैंने एक भी कार्यकर्ता को झूठा परेशान किया, आगे तो वसुंधरा ने किया था, जो क्या हालत हो गई, आप 7 समुद्र पार गई। और भजनलाल जी, आप पे इतना दम नहीं कि हमारी तरफ देख सको, क्योंकि आपकी तो हमने वो स्थिति देखी थी जो मैं वापिस यह नहीं कहना चाहूंगा, अच्छा नहीं लगता। आगे और आने वाले दिन हम बताऊंगा। ये सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सरकार में इतना दम नहीं कि हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थकों को कमजोर करे। 250 को जेल में डाला था, 2 लाख तैयार है जेल में जाने के लिए, 2 लाख बच्चे। आह्वान करो, राजस्थान की जेलें भर देंगे तो भजनलाल को ठीक करते। मुझे लग रहा है कि भजनलाल जी मानेंगे नहीं। भरतपुर की रैली के बाद अगर ये नहीं हटे तो दिल्ली, मुझे लग रहा है इनको हटाने के लिए चलना पड़ेगा। तो दिल्ली से इनको हटा के लाएंगे। दिल्ली चलोगे ना सारे, और अभी भरतपुर तो चलना ही पड़ेगा भाई। अपना तो सबसे बड़ा राजघराना है। अपने तो भरतपुर धौलपुर के जाट ही तो थे राजा, कुछ इधर अपने पंजाब में थे, कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर थे, तो हमारे भी बराबर के। लेकिन इतिहास में नहीं लिखा गया, इतिहास में दूसरे जगहों का जिक्र किया गया, अपने को लिखा नहीं, क्योंकि अपन तो लड़ लेते थे, लिखाई का काम करते नहीं थे, लड़के भूल जाते थे। बहुत से लोग भी लिखाई का ही काम कराते थे, नहीं थे, अपने हिसाब से सारा काम सेट रखते थे। भाइयों, भरतपुर के बाद मैं अब मेरे छोटे भाइयों की सुध लूंगा। वैसे तो ले ही रहा हूँ, कितनी बजी रात की, मेरे को कोई जागरण में जाने की आवश्यकता है क्या? 3 बजे 100 किलो सचिन पायलट और वसुंधरा को रात में जागरण में देखा क्या? वो क्यों जाएंगे? वो 8, 9, 10 बजे अपना दूसरा कार्यक्रम करते हैं सारे। कोई अपने परिवार के साथ टीवी देखता है, कोई अपना दूसरा जो भी नशा पता करता है, कोई और करता है। एक व्यक्ति जो बेचारा लड़ने के लिए पैदा हुआ। अब देखिए, अब दूसरी चीज कि मेरी जब भी चलती है थोड़ी बहुत, तो मेरे विरोधी मेरे पास आते हैं 10 रिश्तेदारों को लेके, मारी जो मती, तो समझदार आदमी नहीं मारूंगा। और जैसे ही मौका लगता है सामने जाके और मेरे लोगों को मारने का प्रयास करते हैं। तो मैं सोचता हूँ चलो ठीक है, अभी हमारी लंबी लड़ाई है, एक दिन की लड़ाई तो है नहीं। और मैंने देखिए, आपको सब पता है किस चीज का, कि बिना फालतू की पंचायतें कहीं नहीं करी राजस्थान प्रदेश के, और मेरे लोगों को छेड़ा भी नहीं। 2, 3, 4 बार किसी ने छेड़ भी लिया तो ठीक है भाई, चलता है, राजनीति है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी लड़ाई जो है वो आप सबका सत्ता में आपकी भागीदारी कैसे हो, सत्ता में सम्मान कैसे मिले। मैं ये चाहता हूं कि धन्ना सेठों का 30 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया बीजेपी की सरकार ने और पूर्ववर्ती यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने। मैं चाहता हूं कि देश का 30 लाख करोड़ का जो कर्जा किसान का है वो पूरा माफ कर दो, किसान ठीक हो जाएगा। इतना ही कर्जा
तो धन्ना सेठों का माफ कर रहे हो तो देश के किसान का भी करो भाई, क्यों नहीं कर रहे हो? लाओ योजना हमारे लिए। मैं वही बात कह रहा हूं जो आपके फायदे की हो। मैं कहता हूं मुफ्त बिजली दो। लोग कहते हैं हनुमान जी तो मुफ्त करते हैं। अरे भैया, इतनी बिजली का उत्पादन कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, सोलर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, गंगानगर इलाकों में देखो कितना सोलर आ गया चारों तरफ। आप मैं हेलीकॉप्टर देखा था एक दिन कि पूरा नीचे ऐसे लगता है जैसे समुद्र हो। सोलर, कितना सोलर आ गया, कितनी बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। विंड एनर्जी, हवा से कितना उत्पादन कर रहे हैं। दूसरे हमारे जो संयंत्र है वो कितना उत्पादन कर रहे हैं। बिजली उत्पादन में राजस्थान अब 1 नंबर की ओर बढ़ रहा है। आया नहीं है, बढ़ रहा है। तो कम से कम हमारे किसान की जो 11-12 हजार करोड़ का पूरा रेवेन्यू आता होगा, कई स्टेट ने बिजली माफ की किसानों की। हमने कहा किसान की बिजली माफ करो, क्योंकि बिजली उत्पादन में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और घरेलू लोगों को आधी दर पे बिजली दो। दिल्ली की आप पार्टी सरकार ने बिजली और पानी की व्यवस्था दिल्ली में करवाई थी, इसलिए हर परिस्थिति के अंदर भी आम आदमी के अंदर उनका बिजली पानी का अपना तो बिल आता है हजारों में और दिल्ली के अंदर बिल आता है सैकड़ों। मैंने कहा सशक्त लोकायुक्त लाओ। एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री अगर चोरी करे उनकी एफआईआर सीधी दर्ज होकर सीधी ट्रायल शुरू हो जाए कोर्ट के अंदर। ये सशक्त लोकायुक्त राजस्थान के अंदर आना चाहिए। किस बात का टोल ले रहे हो? 100 रुपए लीटर डीजल, 100 के आसपास पेट्रोल, डीटी ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराएंगे गाड़ी का, आप टैक्स ले रहे हो, सेस, 3 तरह के टैक्स, और फिर भी डीजल कितना? 100 रुपए। क्यों मार रहे हो देश के किसान को? क्यों मार रहे हो देश के जवान को? रोजगार है नहीं। प्रधानमंत्री जी, क्या ट्रंप आपको दे देगा? मैंने परसों का वीडियो देखा था, 3-4 बार आपके सामने निकला, देखा भी नहीं और आपने खुद जाकर हाथ मिलाया था। कह रहे ट्रंप से मेरी पूरी बात हो गई। क्या बात हो गई पूरी? ट्रंप क्या समझता है आपको? ट्रंप क्या भारत को समझता है? आपको खुद को हिस्ट्री पता नहीं क्या? सारी पढ़ लेना अच्छी तरीके से। ये अमेरिका, रसिया, ये जो देश है अलग तरीके के देश है। अपन वहां पहुंचने में अभी 200 साल लगेंगे। मोदी जी कहना थोड़ी आगे। मोदी जी तो लोकसभा में कहा था यहाँ कोरोना नहीं आने दूंगा मैं, और रुक गया कोरोना। 50 लाख लोग मरे थे। कितना? 50 लाख। आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में दूसरे कोरोना की लहर के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शन, आईसीयू, वेंटिलेटर तड़प रहे थे बड़े बड़े पैसे वाले। ये मोदी जी वही है भाई। हाँ, ये सही है कि विपक्ष कमजोर है, कांग्रेस थोड़े से इलाके में रह गई, उत्तर भारत से सफाया होगा कांग्रेस पार्टी, साउथ के कुछ दल और सारे मिलकर इंडिया का इंडिया अलायंस का कुनबा है। जब तक मजबूत विपक्ष नहीं होगा तब तक ये लोग ऐसे ही दादागिरी करेंगे। जो बोलेगा उसे अगर ईडी सीबीआई भेज देंगे, 4 मुकदमे दर्ज कर लेंगे। तभी तो टीएमसी के 20 सांसद भागे और शिवसेना के 6 भी रातों रात भागे। भागे कि नहीं भागे? अभी पता नहीं कितने भागेंगे, लेकिन मैं मेरा आपको बता दूं, मैं नहीं भागूंगा। अगर सारे ही भाग जाए तो भी मैं खड़ा मिलूंगा उधर सामने पाड़े में। ये 29 तक की मैं कह रहा हूँ, 28 की मेरी गारंटी है, 29 तक नहीं भागूंगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। और मैं कभी अगर भाग भी गया तो आपको पूछ के भागूंगा। 5 लाख की रैली करूंगा पहले, बताओ मैं भाग जाऊं क्या? हाँ भागो, तो मैं भाग जाऊंगा। और आप कहते हो मत भागो, नहीं भागूंगा। लेकिन आप तो मेरा कहना मानो। आप तो नए बच्चे हाथों हाथ, नई गाड़ियां, ऐसे सपने फलाना, नए एमएलए एमपी बन रहे लड़के पहली बार, महंगे चश्मे, गाड़ी घोड़े, बड़ी फार्म हाउस, बड़े बड़े सपने। और क्या मैं विधायक हूँ? मैं तो 6 बार जीत गया भाई, 7 परिवार, 10 बार। मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मेरी गाड़ी भी नहीं है। तो भाइयों, मेरी भी चिंता करो। जब तुम्हारे कहने से मैं रुक सकता हूँ, मेरे कहने से तुम रुको। 28 की अंतिम जंग के अंदर हमारे शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम तमाम भाइयों को साथ लेकर राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करो, इस दिशा के अंदर। और बीकानेर के अंदर 29 अक्टूबर को जो पार्टी स्थापना दिवस पर आपने ललकार भरी थी, उसके बाद से मुझे लग रहा है कि मेरी पार्टी अब धीरे धीरे आगे बढ़ गई जबरदस्त तरीके। ये 29 अक्टूबर के बाद हुआ था। एसआई भर्ती, बीकानेर की रैली और भैरवना धाम के अंदर जब साधु संतों पे भारतीय जनता पार्टी ने अत्याचार किया, जब गाय के कंकाल मिलने लगे, तब तेजाजी महाराज भी पूरा आशीर्वाद है, हनुमान
तो लड़ता रहे। गौ माता की रक्षा कर, साधुओं की मदद कर, और साधुओं के लिए भी हनुमान बेनीवाल लाखों की फौज लेके भजनलाल सरकार पे चढ़ाई कर दी। एक डंडा नहीं चलने दिया, एक लाठी नहीं चलने दी। मुकदमा दर्ज हुआ, मेरे ऊपर हुआ है, आप चिंता मत करो, आपका उसके अंदर कोई तकलीफ नहीं होगी। छोटे मोटे मामलों में सरकार तंग कर सकती है, चिंता मत करो। अपना जो आजादी का आंदोलन था, अगर उसको देखोगे तो कैसे लोगों ने लड़ाई लड़ी। अभी तो मोबाइल भी है, भागने को गाड़ियां भी है, छुपने को घर भी है। उस समय तो कुछ भी नहीं था, फिर भी लोग लड़ रहे थे। इसलिए उनको याद करो जिनकी वजह से हमें आजादी मिली थी। भाइयों, अपने भाई को भूलना मत। इस देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा अपनी कौम के साथ साथ किसान कौम की पैरवी करता है तो गुजर, यादव, मीणा, मुस्लिम, मेघवाल के अंदर फर्क नहीं रखता। वो कुमार, सुथार, नाई, दर्जी, दूसरी जातियों को भी साथ लेकर चलता है। और जिसने ब्राह्मण बढ़िया राजपूत को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण की पैरवी करी कि गरीब ब्राह्मण बढ़िया राजपूत हो तो इनको भी आरक्षण दिया जाना चाहिए, वो हनुमान बेनीवाल है। उसे आपको याद रखना होगा, उसे ताकत देनी होगी। कहीं ऐसा नहीं हो पंचायत चुनाव के अंदर वोट दे दो और बाद में कह दो एक बार आपको दे दिया तो फिर मुझे बता देना, ताकि पंचायत चुनाव में लड़ू ही नहीं, फिर सीधा एमएलए वाला डायरेक्ट लड़ा दो। एक बार दोगे, 2 बार वोट, हाँ तो फिर लड़ा दूं, नहीं तो पहले मना करो पंचायत चुनाव था, सीधा वही वोट ले लूं। मेरे को क्या कर लूंगा, ये प्रधान प्रमुख बनेगा, मुझे छोड़ के भाग जाएंगे। भाग रहे हैं नहीं भाग रहे, कितने लोग भाग गए, बेचारे कुछ भी नहीं जानते थे, जो भाग के कह रहे हैं भजनलाल जी हमारे खास है। हाँ, एक काम तो अच्छा किया, जो मेरे यहाँ से भागे, पहले कमीशन 10-12% था, बेचारों ने 40 तक तो ले गए। नाम तो कर दिया, जिले का बड़ा नाम किया और अपने माता पिता का भी नाम किया उन्होंने, जिस घर में जन्म लिया। इतना बड़ा परसेंटेज, 25, 30, 28, सीधा 40। वो तो अगर 10-15 मिनट सेट नहीं होता तो 50-52 जाता परसेंटेज। और अगले की मर्दानगी देखो, बनियान पहन के ले रहा था कमीशन। सुबह सुबह बनियान देखी, मैंने कहा कोई और मामला तो नहीं आ गया कोई बनियान, फिर पता लगा कि कमीशन आ गया। तो भाइयों, ऐसे लोग हैं हर जगह मिलेंगे, इनकी चिंता छोड़ो। लेकिन उनको भी पता है कि उनको छोड़ के तो हम आ गए, लेकिन दूसरी जगह मिलेगी नहीं, तलाशते फिरेंगे। क्योंकि मेरे हाथ में एक रेखा है, कितना ही बड़ा हो, 2-3-4 साल से ज्यादा मेरे से नहीं लड़ पाया आज तक। मैं तो परमानेंट लड़ रहा हूं। अगर मैं नहीं होता तो 5000 फर्जी नेता होते राजस्थान में। कितने? तो मैंने ये किया कि 5000 फर्जी नेताओं को पैदा नहीं होने दिया। तुम्हारी रखवाली करिए मैंने गांव गांव के अंदर, ध्यान रखना इस बात। लोग कह रहे जी ने क्या किया, कर तो दिया, 5000 फर्जी रोक लिया, तो 200-500 घूम रहे, कितने फर्जी घूम रहे। तुम्हारी रखवाली हुई मेरे भाई। रात को 2 बजे आपने कहा आना है, जाऊंगा। मैं खाली एक ट्वीट करता था, मेरे प्रतिनिधि आ जाते, आप राजी हो जाते, आप तो मेरे भाई हो, मैं फिर बाद में आ जाता। लेकिन आपकी भावनाएं थी, आपकी भावनाओं की मैं कदर करता हूं। और मैं इसलिए भी आया कि मंदिर रोकने का प्रयास किया गया था और मैं चालू कराने के पक्ष में था, आना ही था मुझे। इन्होंने कहा आपको आना है, मैंने कहा मुझे तो आना ही है पक्का, मैं तो शुरू से आपके साथ हूँ। तो मैं रात को भी बच्चों का मन रखने के लिए जाता हूँ। तो बच्चों को भी एक संदेश दूंगा कि शिवलाल जी ने एक बात कही थी, नशे की प्रवृत्ति की। बच्चों, पूरी पीढ़ी बर्बाद हो रही है। बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, अब तो हमारे जो इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर, नए बच्चे हमारे जब पढ़ रहे हैं, 10, 12 के बच्चे, ये नशा करने लग गए। तो कैसे चलोगे आगे, बताओ मुझे। क्या रखवाली कर लोगे आप समाज की, क्या रखवाली कर लोगे आप देश की, क्या परिवार की कर लोगे रखवाली। इसलिए कसम खाओ कि नशा न तो करना है, और कोई भी नशा बेच रहा है उसको पकड़वाना है। पकड़वाओगे? और मेरी सरकार अगर बना दो तो फिर आपको पकड़वाने की जरूरत नहीं, अपना आप नशे वाले सरेंडर कर देंगे रात को ही। सोचेंगे मरने से तो पकड़ा जाना ही ठीक है, जिंदगी तो रहेगी, नहीं तो गोली लेके भी मरेंगे। हाँ, तो यही होगा और क्या। बदमाश, नशेड़ी और समाज कंटक, अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनी तो इन लोगों के लिए राजस्थान में कोई जगह नहीं।
रात को छोड़ के भाग जाएंगे। बनाओ तो सही सरकार छोड़ के आप तो आधी प्रति सीटें में आ जाती ना। अगर 10 भी एमएलए मेरे होते तो आज भजन लाल को इस तरह में हेलीकॉप्टर हवाई जहाज लेकर 24 घंटे थोड़ी घूमने देता। सुबह निकलता शाम तक चला जाता हेलीकॉप्टर। और भाषण भी देखो, चाहे जो देता, चाहे जो बोलता, मोदी को श्रद्धांजलि देता हूँ, मैं ये करता हूँ। और मेरी रात कहता है कि मेरी रात फ्लैट में उड़ेगी। रात फ्लाइट में नहीं बोल रहा, फ्लैट कह रहा। फिर लोग ताली बजा रहे हैं। ट्विटर को मेरा भाई कहता है टूटर स्कूटर जो बोले क्या हो गया तुम लोगों का? सारी लड़ाई मुझे लड़नी पड़ेगी क्या? बीजेपी के बेचारे वो नेता जो पूरे जीवन वसुंधरा के आगे हाथ जोड़ के खड़े, उन बेचारों को आजादी दिलाई मैंने, बीजेपी को नेताओं को आजादी दिलाई मैंने। लेकिन भजन लाल के गुलाम हो गए। बात तो वही नहीं, वो तो आजाद हुए ही नहीं। मैं तो आजाद हूँ भाई। मैं तो मेरी पार्टी के अंदर मुझे तय करना है। चलते हुए कोई कहे ये करना, वही हो जाएगा। लेकिन मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ आपको ये देखना है। और जो राजस्थान का मुख्य विपक्षी दल है वो गुटों में बंटा हुआ एक दूसरे के कसीदे पढ़ रहे हो ना अखबार। उनको चिंता नहीं है कि राजस्थान की जनता देख रही है। आप कह रहे 4 मुख्यमंत्री कैसे होंगे? या तो शायद फार्मूला तय क्या होगा कि भाई 1.5 साल या 1.25 साल 4 को रखेंगे। पहले 1.25 साल ये हो जाएंगे, फिर 1.25 साल वो हो जाएगा, फिर वो 4 सीएम, 5 भी मान लो, एक नया और आ रहा है, 5 मुख्यमंत्री। तो क्या तय कर रखा? लेकिन मैं मंत्री नहीं संतरी बन के आपकी सेवा कर रहा हूँ। लगातार इस बात का ध्यान रखना। मंत्री बनना होता तो 3, 8, 13, 18 में कई बार बन जाता, और संतरी बन के आखिरी दम तक आपके लड़ूंगा और आपका मान और सम्मान देश के अंदर बढ़ाऊंगा। जहां भी जाके बोलोगे कि हनुमान जी में लोग कहेंगे कि वो मजबूत है, वो योद्धा है, वो डरता नहीं, जो कहता है वो करता है, और अपनी कौम और किसान के सामने कोई आंख निकाल ले उसका इलाज भी हाथों हाथ करता है। भाइयों उठो। और आज जो आपने दिखाया, मैंने कहा 11-9 बजे तक जाना, फिर मैंने कहा 12 बज गई, मैंने कहा 1 बज के, बोले उतने लोग हैं। आपने साबित कर दिया इस बार आप मेरा साथ दोगे। और ये बरसात भी इसलिए आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, तो चलता रहे, साथ आपको देना है। और साथ दोगे तो आगे जो बच्चे हैं इनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। आज हमारे आप देखें अग्निवीर जो आ रहा है, एम्बुलेंस के अंदर उसकी बॉडी घर छोड़ देते हैं। कौन दे रहा है बेचारे को सीट का दर्जा? बताओ मुझे, कौन चिंता करेगा? कौन उन माँ के आंसुओं को देखेगा? कौन उस भाई के आंसुओं को कौन पिता के आंसुओं को देखेगा जिसका बेटा शहीद हो रहा अग्निवीर के नाम पे, लेकिन उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है? भाइयों अपनी ताकत पहचानो, उठो और व्यवस्था को बदल दो। और भगत सिंह की भूमिका के अंदर राजस्थान के नौजवानों को इस बात चलना है और भ्रष्टाचार और बेईमान सरकारों को उखाड़ कर फेंकना है और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार राजस्थान के अंदर बनानी है। आपका भाई हमेशा आपके साथ रहेगा। या मंच पर जो के प्रमुख बैठे हैं, एक बार सीताराम जी कलोड़, नरेंद्र कुमार जी मेघवाल, सरपंच रायसर, हरिराम जी सियाट, मोडाराम जी शिवर, रामेश्वर लाल जी खीचड़, मैं भीगूंगा और आपको भिगाऊंगा, ठीक है? प्रभुदयाल जी गोदारा हमारे आरोपी नेता, शिवलाल जी गोदारा, नंदर जी सरपंच साहब राजेरा, विवेक जी मात्रा आरएलपी, विजयपाल मेनीवाल आरएलपी, दानाराम जी गिटाला अध्यक्ष आरएलपी, और सम्मानित मंच और हजारों की तादाद में मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, आप बीकानेर में जो मुझे ताकत दी है, आगे भी प्रत्येक नौजवान, प्रत्येक समाज, सर्व समाज इस बार व्यवस्था बदलने के हनुमान बेनीवाल के साथ चलेगा। क्योंकि मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं मेरी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, और मैं सत्ता को ठोकर मार के हर समय आपके लिए खड़ा मिलता हूं और पीठ दिखाकर नहीं भागूंगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।